नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात कमलेश प्रजापत एनकाउंटर की, जिसको फर्जी बताया गया। कई सवाल उठाए गए, सीबीआई जांच की मांग की गई। आखिरकार आज सरकार ने मांग को मान लिया और सीबीआई को जांच सौंप दी गई। लेकिन सवाल यह है कि जो मोस्ट वांटेड था, जिसके खिलाफ 8 संगीन मामले दर्ज थे, 5 बंदूक, 9 मैगजीन, 2.5 किलो अफीम का दूध जिससे बरामद हुआ, जो इससे पहले भी पुलिस पर फायरिंग कर चुका है, क्या उसको पकड़ने गई पुलिस ने जानबूझकर उसका एनकाउंटर किया, या फिर वो मौके की मजबूरी थी, जहां पुलिस को डर था कि कहीं कमलेश पुलिस पर एक बार फिर से फायरिंग ना कर दे और इसलिए गोली चला दी गई। सवाल यह भी है कि कमलेश को गोली चलाने, पुलिस को मारने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं थी और ना ही उसे देखना था कि सीने पर गोली मारनी है, पैर में गोली मारनी है। अपनी जान बचाने के लिए जब एक अपराधी पुलिस पर गोली चला सकता है तो फिर पुलिस क्यों नहीं? सीबीआई जांच के जरिए पुलिस का क्या मनोबल नहीं गिरेगा? सवाल यह भी उठाया गया कि कमलेश के पैर में एक भी गोली नहीं मारी गई। क्या मुमकिन है कि कोई गाड़ी में बैठा हो, उसके पैर में गोली लगे? सवाल बहुत है। आज बात इसी मुद्दे पर कि क्या सीबीआई दिलाएगी इंसाफ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीबीआई से किसको इंसाफ मिलेगा और वो कब तक मिलेगा। यह सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि सीबीआई के पास दिसंबर 2020 तक का आंकड़ा बताता है कि 1100 से ज्यादा मामले लंबित पड़े हैं, जिनकी जांच सीबीआई को करनी है। उसमें एक मामले को और जोड़ लीजिए। सवाल इसलिए कि क्या अपराधी कमलेश को सीबीआई से इंसाफ मिलेगा या फिर पुलिस को मिलेगा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व आरपीएस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी। योगेंद्र जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से सीबीआई को यह जांच सौंपी गई, यह पूरे तरीके से सियासी फैसला, या फिर आपको लगता है कि जांच इस मामले की होनी चाहिए क्योंकि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं? विजेंद्र जी, आपने प्रश्न सही पूछा है। आपको ये बता देना चाहता हूं कि इससे पहले भी जैसे दारिया एनकाउंटर की जांच सीबीआई ने की थी जी, और इस प्रकार की जो राजस्थान में एनकाउंटर हुए पहले भी जांचें सीबीआई के माध्यम से की गई हैं। अगर ये जांच सीबीआई कर रही है तो जो उस समय की स्थितियां थी, एनकाउंटर जब किया उस समय की, और आपने सही कहा है कि या तो पुलिस की गोली चलाने की मजबूरी हो या ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हो जाएं कि उनको गोली चलानी पड़े। जी, मैं ये बता देना चाहता हूं कि जब सीबीआई जांच करेगी तो इसके अंदर पुलिस की जो खामियां हैं वो उजागर होंगी। जी, और जैसा मैंने उस समय के सीसीटीवी फुटेज को देखा है कि वो गाड़ी के अंदर बैठा है, उसने अपने घर में से गाड़ी बाहर निकाली है और फिर लठ के माध्यम से कांच तोड़ा गया। इस तरह की चीजें जो है सीसीटीवी फुटेज में देखी गई थी। जी, अगर ये सीसीटीवी फुटेज की जो तस्वीरें सामने आई थी उस समय, अगर ये सही है तो ये मान के चलिए कि हमारे पुलिस वालों का नुकसान हो जाएगा। जी, आप देखिए दारिया हत्याकांड में जो दारिया एनकाउंटर किया गया था, उसके अंदर भी क्या हुआ, पुलिस वालों को कितने समय तक जो है जेलों में रहना पड़ा, बड़े बड़े अधिकारियों को रहना पड़ा, और अब जाकर के पीछा छूटा उन लोगों का। जी, तो मेरा कहना है यह है कि पुलिस वालों को सावचेत होकर के इस प्रकार की कार्रवाइयां हमेशा करनी चाहिए। जी, ये जिस तरह से एनकाउंटर किया गया है, इससे सावधानी बरतनी चाहिए थी। बहुत ही आवश्यकता होती तो गोली चलाने की आवश्यकता थी, अन्यथा नहीं होनी चाहिए थी। जी, लेकिन अब चला ली। उस समय मौके की नजाकत थी, उसने एकदम गाड़ी रिवर्स करी, रिवर्स करके आगे निकालने की कोशिश की, हेड कांस्टेबल के ऊपर गाड़ी चढ़ गई। तो उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए अगर पुलिस ने गोली चलाई है तो उसको, पुलिस वालों को उसको संतुष्ट करना पड़ेगा सीबीआई को कि हमारी ऐसी परिस्थितियां थी जिससे हमने गोली चलाई है। और अगर वो कहा कि अगर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अगर सीबीआई जांच करेगी तो पुलिस को नुकसान हो सकता है, लेकिन सर सीबीआई ये भी तो जांचेगी ना कि इससे पहले कमलेश प्रजापत कई बार पुलिस पर फायरिंग कर चुका है, कई बार नाके तोड़कर भाग चुका है, अमूमन उसके पास पिस्टल हमेशा रहती है। अब जो इसमें तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें ज्यादातर पुलिस कर्मियों के हाथ में तो डंडा है, अब वो डंडे से ही डराएंगे और उनको यह भी तो डर होगा ना कहीं दोबारा फायरिंग ना कर दे, इसलिए फायरिंग कर दी गई।
ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियां, अगर वो बदमाश था, वो तो बदमाश का ही एनकाउंटर होता है और बदमाश को ही पुलिस पकड़ती है जी। तो जब बदमाश को पकड़ने के लिए पुलिस गई और इस प्रकार की परिस्थितियां वहां पैदा हो गई, जिस प्रकार की परिस्थितियां बताई गई थी एसपी साहब के माध्यम से, अगर वो परिस्थितियां पैदा हो गई हैं और उस समय में गोली चल गई और पुलिस वालों के ऊपर वो गाड़ी चढ़ा रहा है, तो ये पुलिस वालों की जिम्मेदारी बनेगी कि वो इन परिस्थितियों को सीबीआई के सामने रखे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ हमारे संपादकीय सलाहकार आशुतोष जी भी जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, आपको लग रहा है कि जो ये फैसला लिया गया कि सीबीआई को इस जांच के लिए लाया जाए, सीबीआई इस मामले की जांच करे, आपको लग रहा है कि राजनीतिक फैसला लिया गया या फिर यकीनन पुलिस सवालों के घेरे में और इस तरीके के एनकाउंटर आगे ना हो इसलिए सीबीआई को जांच सौंपी गई? देखिए, जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है और जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और जिस परिस्थिति में हुआ है, ये बात सही है कि ये एक डेडेड तस्कर था और पुलिस वालों पर कई बार ये गोलियां चला चुका या गाड़ी से उसने दबाने का प्रयास किया। लेकिन जिस परिस्थिति में वो अपने घर पर परिवार के साथ था, अपने परिवार के साथ वहां पर रुका हुआ था जी, और जो सीसीटीवी फुटेज आए हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है कि उसको पहले चेतावनी दी गई हो और बाद में ये कहा गया कि वो एकदम से निकल करके जा रहा था। इस तरह के एनकाउंटर की पोजीशन तब बनती है, जो पहले भी हुआ है, कि जब गोलियां सामने से चलती है तब गोली चलाई जाती है। अब जो बताया जा रहा है कि वो गाड़ी से गेट तोड़ करके निकला और एक हेड कांस्टेबल और एक कांस्टेबल को उसने दबाने का प्रयास किया और इसी बीच एक गोलियां चली, 3 गोलियां चली और उसमें कमलेश प्रजापति की डेथ हो गई जी। तो ये जो परिस्थितियां हैं उसमें मंशा पर सवाल ये होते हैं कि क्या वो कहीं भाग रहा था, क्या वो सामने से कोई गोली चली और इस बीच में यदि उसे गोली से मार दिया जाता है तो सवाल तो उठेंगे जी। और ये भी देखना होगा कि वो एक तस्कर था और इतना सारा माल और उसके पास लग्जरी गाड़ियां वगैरह बरामद हुई है, वो सरपंच का चुनाव भी लड़ चुका था। तो ये सब सारी बातें एक संदेह तो पैदा करती हैं जी। और ऐसे में ये बताना कि जो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। फायरिंग कर चुका था, पुलिस तो डरी होगी, पता नहीं कब फायरिंग कर दे, तो जरूरी नहीं ना कि सर पहली सीने पे गोली पुलिस ही खाए और उसके बाद पुलिस चलाए। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन जो एनकाउंटर या इस तरह का होता है कि वो सांडेराव के थानाधिकारी पर उसने गोलियां चलाई, तो उसको चेतावनी जरूर दी जानी चाहिए और सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं पुलिस उसको प्रूव करेगी सीबीआई के सामने, लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज में कहीं भी चेतावनी देते हुए नजर नहीं आया है। तो जांच निष्पक्ष होना और जांच निष्पक्ष होते हुए दिखना, मेरे ख्याल से इसलिए ये सीबीआई को जांच दी गई है और पुलिस वालों को ये साबित करना होगा कि उन्होंने अकस्मात गोली चलाई है, कोई पूर्व नियोजित मामला ये नहीं था। ठीक है, बीजेपी विधायक अनीता बघेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनीता जी, क्या आपको भी लगता है कि इस मामले को सीबीआई को सौंपना सही है, या आपको लगता है कि एनकाउंटर किया गया, एक अपराधी का एनकाउंटर हुआ जो पहले भी पुलिस पर कई बार फायरिंग कर चुका था, अच्छा हुआ जो हुआ? देखिए, पुलिस इसको एनकाउंटर बता रही है, लेकिन जो साक्ष्य बताए जा रहे हैं, जो उसके घर में कैमरे लग रहे थे, वीडियोस थे, जो सोशल मीडिया पे भी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उस सारे वीडियो में ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा कि उसकी तरफ से गोली चलाई गई और उसके बाद में वो भागने की कोशिश कर रहा था या कुछ और था। ऐसा पुलिस के द्वारा उसको एनकाउंटर दिया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। निश्चित रूप से मैं मानती हूँ कि अपराधी होता है ना, लेकिन फिर भी उसके लिए एक तय कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी तय प्रक्रिया में ही उसको लिया जाना चाहिए था, ना कि इस तरह के अपराध। अब ये कह रहे मैम कि अगर वो भाग रहा था गाड़ी लेकर और आगे अगर जहां सीसीटीवी फुटेज नहीं होता वहां अगर वो गाड़ी पलट जाती और गाड़ी पलटने के बाद वो भाग रहा होता और फिर गोली मार दी होती तो दिक्कत नहीं थी, अब ये कह रही हैं? नहीं, मेरा ये कहना है कि वो घर से, जैसा पुलिस कह रही है, उसके यहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ये सबको मालूम है, कैमरों में सारी घटनाक्रम कैद है, ये भी मालूम है। अब पुलिस उसको एनकाउंटर बता रही है, जबकि कैमरों के साक्ष्य बता रहे हैं कि वो एनकाउंटर नहीं है। तो ये सीधा मतलब है कि कैसे आप पुलिस जो है जी, वो बिना एनकाउंटर वाली चीज नहीं, मैं आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए सीबीआई को तो जांच चली गई, अब तो जांच तो सीबीआई करेगी, हम तो सिर्फ यहां बात कर सकते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये चाहते कि पहले कमलेश प्रजापति 5-7 गोलियां चला देता, 1-2 पुलिस वालों को लग जाती, उसके बाद फिर पुलिस एनकाउंटर करती तो ठीक था।
देखिए, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने तो ये कहा है कि ये एनकाउंटर नहीं था, ये बाकायदा हत्या के जुर्म में आता है। ये मैं ये नहीं कह रही हूँ, और चूंकि साक्ष्य बता रहे हैं इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ। पुलिस का इकबाल किसी अपराधी पर है या नहीं है, जिस तरह से पूरे प्रदेश में आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, उससे मुझे लगता है कि किसी का को पुलिस का इकबाल नहीं है, और उस वजह से जो अपराधी है वो पुलिस पर भी गोली चला रहे, पुलिस ठीक है मैम, आप ये कह रही हैं कि आनंदपाल एनकाउंटर था, लेकिन ये एनकाउंटर नहीं है। सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है आपके हिसाब से तो मैम, क्योंकि आप तो सीधा ही कह रही हैं कि एनकाउंटर ही नहीं है। मैंने कहा ना ये एनकाउंटर नहीं है, ये पुलिस इसको एनकाउंटर बता रही है ना। जी मैम, बिल्कुल वैसे ही जैसे आनंदपाल का एनकाउंटर बताया गया था, जबकि पुलिस ने सीधे गोली चला करके हत्या की है। देखिए, मैं तो ये बता, ये आनंदपाल का एनकाउंटर में सीसीटीवी फुटेज के कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन इसके सीसीटीवी के फुटेज के साक्ष्य हैं जो तत्काल ही प्रमाणित कर रहे हैं कि ये एनकाउंटर नहीं था, ये योगेंद्र जोशी जी मारा गया है। योगेंद्र जोशी जी, क्योंकि आपने इससे पहले कई एनकाउंटर का जिक्र किया जिसमें पुलिस को लंबे वक्त तक न सिर्फ सलाखों के पीछे रहना पड़ा बल्कि ऑफ ड्यूटी भी रहना पड़ा। सर, इस तरीके से जब पुलिस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करने जाती है और उसको अगर पहले से पता है कि उसके पास हथियार हो सकते हैं, वो सोचेगा नहीं गोली चलाने से पहले, वो देखेगा नहीं कि आगे एसपी है, थानेदार है, कांस्टेबल है या कोई और है, वो सोचेगा नहीं। उस वक्त मनोदशा क्या होती है कि अगर कोई गाड़ी में बैठा है तो पहले उसके पैर को ढूंढा जाए और पैर में गोली मारी जाए। नहीं विजेंद्र जी, ये बात नहीं है, लेकिन अगर पुलिस पकड़ने जा रही है तो उसे पूरी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ये नहीं है कि अगर वो गाड़ी में बैठा है जी तो आप एकदम से उसको गोली मार दो या उसके पैर को ढूंढो गोली मारने के लिए, ये चीज नहीं है। लेकिन कभी भी जब इस प्रकार से अपराधी को पकड़ने जाएंगे तो पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए जी, तभी गोली चलानी चाहिए जब इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हो जाए कि गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा चारा न रहे, तब हमें गोली चलानी चाहिए। लेकिन गोली चलाने के अलावा दूसरे चारे बहुत होते हैं। पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है, उसके आने जाने के रास्ते रोक लेती है। उसने जैसे पुलिस वालों ने गाड़ी लगा दी आगे और वो गाड़ी को टक्कर मार के निकल नहीं सकता था। उसके बाद में अगर हड़बड़ाहट में पुलिस इस प्रकार से गोली चला ले या इस प्रकार से गोली चला के उसको एनकाउंटर प्रदर्शित करने का प्रयास करे तो नहीं चल सकता ज्यादा जी, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी, ये बातें तो हम यहाँ बैठकर कर रहे हैं ना सर। सीबीआई के पुलिस हमारे सामने कोई ऐसा थोड़ी ना बैठा है जिसके हाथ में बंदूक हो या हमें डर हो कि वो हमारे ऊपर गोली चला देगा। ये तो हम बैठकर बात कर रहे हैं सर। देखिए मैंने एनकाउंटर भी देखे हैं जी, मैंने विजेंद्र जी एनकाउंटर भी देखे हैं, लेकिन एनकाउंटर करते समय हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमें सलाखों के पीछे नहीं जाया जा सके जी। ये जिस प्रकार से दारिया वाले मामले में क्या हुआ था, बाद में जाके एनकाउंटर को सही मान लिया गया और इतने सालों तक वो पुलिस के कर्मचारी परेशान होते रहे, प्रताड़ित होते रहे, कईयों की नौकरियां चली गई। तो ये चीजें सामना करना पड़ता है पुलिस को। इसलिए मेरा सबमिशन है आपके माध्यम से कि आज के जमाने में पुलिस को सावधानी बरतते हुए ही इस प्रकार के एनकाउंटर करने चाहिए। ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगा। हमारे साथ कांग्रेस विधायक मदन प्रजापत जी भी जुड़ चुके हैं। मदन प्रजापत जी, जो मांग आप उठा रहे थे सर, वो मांग आज पूरी हो गई, मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है, इसको आप अपनी नैतिक जीत मान रहे हैं? ये तो सवाल हार जीत का नहीं है। हम आज हमारे मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। वो शब्द नहीं है, ये हमारे ऊपर जो उपकार किया है, लोग मानते ही नहीं थे कि बिना खून खराबे संघर्ष पे अलावा अगर सीबीआई जांच नहीं हो सकती। ये क्रांतिकारी फैसला लेके मुख्यमंत्री जी ने हमारी भावना की जो कदर करते हुए हमारी मांग को स्वीकार किया है। हम मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं ताकि वापस ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं हो और जांच के बाद में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन सर, जांच कब तक होगी, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिसंबर 2020 तक का सीबीआई ने जो आंकड़ा पेश किया उसके मुताबिक 1100 से ज्यादा मामले सीबीआई के पास लंबित हैं और वो दिसंबर का है। दिसंबर से हम जून के अंदर ऑलमोस्ट चले गए हैं।
और भी मामले दर्ज हुए होंगे। कितने सालों के अंदर जांच आएगी, कितने सालों में इंसाफ मिलेगा? देखो, वो काम हमारा नहीं है। हमारा काम था पीड़ित परिवार की भावना की कदर करना, और समाज और 36 कौम की भावना थी कि भाई ये ऐसी घटना हुई है और लोगों को शंका है, तो ये जांच सीबीआई से हो ताकि हमें परिवार को न्याय मिले। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। निवेदन आशुतोष शर्मा जी, सीबीआई से जांच से बेहतर नहीं होता कि सीआईडी-सीबी इसकी जांच करती? वो तो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। या सीबीआई एक ऐसा शब्द हो गया है जिस पर भरोसा ज्यादा रहता है कि जांच पूरी हो या ना हो, लेकिन ऐसा सुनने में लगता है सीबीआई जांच कर रही है। देखिए, ऐसा है कि ये भी एक विडंबना है कि एक तरफ पॉलिटिकली सीबीआई को कहा जाता है कि तोता है, पिंजरे में बंद तोता है, जी। और राजनीतिक आधार पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन जहां निष्पक्ष जांच की बात होती है तो लोगों में सीबीआई के प्रति एक विश्वास है। जहां तक बात है सीआईडी सीबी से जांच की, ये बात बिल्कुल सही है कि सीआईडी सीबी या कोई निष्पक्षता से जांच हो, लेकिन जब मामला पुलिस का खुद का है तो सीआईडी सीबी जो राज्य की ही जांच एजेंसी है उस पर विश्वास होना मुश्किल होता है जी। और मैं समझता हूं मैं कि इसलिए सवाल कर रहा हूं क्योंकि कमलेश जो मदन प्रजापति हैं, कांग्रेस के विधायक, अपनी सरकार पर तो भरोसा होगा, इसलिए पहली मांग अगर सीआईडी सीबी की करती तो मुझे लगता है कि हाँ, सरकार पर भी भरोसा, अपने पुलिसिंग सिस्टम पर भी भरोसा। मदन प्रजापति जी ने खुद ने सीबीआई की जांच की मांग की है, और देखिए ये सारा जो जांच हुई है वो इसलिए सीबीआई जांच की गई है कि जो भी जांच हो रही है वो न केवल निष्पक्ष जांच हो, बल्कि ये दिखे कि ये जांच निष्पक्षता से हो रही है। और ये सियासी भी इसलिए है क्योंकि जो कमलेश प्रजापति हैं वो प्रजापति समाज से आते हैं, ये कुम्हार समाज है, और कुछ नावा है, फुलेरा है, दाता रामगढ़ है, जैतारण है, बाड़मेर है, पचपदरा, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में कुम्हार जाति के वोट बहुतायत से है। इसके अलावा भी ये ओबीसी की एक बड़ी जाति है, और पूरे राजस्थान में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुम्हार जाति के अच्छी खासी तादाद में अब ये कह वोटर रहे हैं। हैं कि सीबीआई से जांच कराना 2023 के लिए जरूरी है। ऐसे में सब तरफ एक व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और जो सोशल मीडिया पर जो कुमार समाज के ग्रुप्स बने हुए हैं उसमें ये मामला बहुत चर्चित था जी। 1 महीने के लगभग इस एनकाउंटर को हो गया, लेकिन अंदर अंदर कोरोना की वजह से ये ज़्यादा सतह पर नहीं आया, ज़्यादा मीडिया पर नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर कुम्हार समाज में इस एनकाउंटर को लेकर के, और बाद में खासकर जब इसके सीसीटीवी फुटेज आए और पुलिस का एक्शन लगा कि न कोई चेतावनी दी और गाड़ी चढ़ाने के नाम पर ही एक गोली चली, परिस्थिति क्या हुई वो तो पुलिस वाले और सीबीआई अब जांच करेगी, लेकिन इसको लेकर संदेह अवश्य पैदा हुआ, और संदेह को दूर करने के लिए, और पुलिस खुद है और पुलिस जांच करेगी यहाँ की, तो उससे विश्वास कायम नहीं होता, और शायद इसीलिए राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि ये सीबीआई जांच की जाए। मदन प्रजापति जी, सर कमलेश प्रजापति अपराधी है, 8 थानों में मामले दर्ज हैं, उसके पास बंदूक है, मैगजीन है, अवैध कारोबार करता है, ये जानकारी तो आपको पहले होगी सर। देखो, ऐसा है कि हमारा ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में ज्यादा लोगों के भावना की कदर करना सवाल सरकार के विश्वास है ना। मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, उन्होंने हमारी भावना की कदर की। अब मैं सवाल सर ये कर रहा हूं क्योंकि आप एक समाज के जिम्मेदार विधायक हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप मृत्यु के बाद इंसाफ दिला रहे हैं, उसको जिंदा रहते हुए एक सही राह पर लाते तो जिंदा होता। आप मेरी बात तो सुनो, नहीं मैं बात करता हूँ कि आज गत 5 सालों में इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, इन 4-5 सालों में इनके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है, और जो इनको कुख्यात बताया जा रहा है विख्यात भी नहीं है, तो कुख्यात कैसे हुआ? पहले 5 साल पहले बचपन के मुकदमे हैं, अब ये ठेकेदारी का काम करता था, ऐसा इनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। और जो ये गिरफ्तार करने गए जी, किस मुकदमे में गए? कोई नामजद मुकदमा ही नहीं है। वो कह रहे जांच में ये डाउट में आ रहा है कि उनका नाम है, तो एक मकान के अंदर था, फैमिली साथ में थी, और चारों तरफ पुलिस थी, तो उनको ऐसी नौबत की, और घटना पुलिस ने की है, इसलिए लोगों को डाउट है कि सीबीआई जांच हो ताकि न्याय मिले। ठीक है योगेंद्र जोशी जी, जिस तरीके से मदन प्रजापति जी कह रहे हैं उनके हिसाब से तो फिर ऐसा हुआ कि पुलिस को अचानक लगा कि चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं, बंदूकें उठाई, कमलेश प्रजापति के घर गए, वो भागने लगा तो बंदूक चला दी गई। विजेंद्र जी, ऐसा मसला नहीं है, इसके खिलाफ गंभीर प्रकृति के 2-3 मुकदमे पहले दर्ज हैं, और एसएचओ के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का मामला है। साथ में अभी
शायद मेरे ख्याल से गाड़ी के एक्सीडेंट से संबंधित कोई प्रकरण था जी। जिसमें इसको पकड़ने के लिए गए थे। और पुलिस वालों को अच्छी तरह से पता है कि सदर थाना जो है उसके पीछे इसका मकान है, इसके मकान में सब लोगों को आपस में जानकारी थी। लेकिन ऐसा नहीं है, जब ये हिस्ट्री शीटर है उस इलाके का तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उसको, अगर वो इस तरह के लगातार कोई प्रकरण कर रहा है तो उसको वो पकड़े। लेकिन पकड़ने के साथ साथ सावधानी पुलिस को बरतनी चाहिए। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि अपने ही हाथ जला बैठे पुलिस। मेरा ये कहना था आपसे कि इस तरह से पुलिस को सावधानी बरतते हुए आदमी को पकड़ने के लिए, अपराधी को पकड़ने के लिए जाना चाहिए। और जाते ही ऐसा नहीं होता है कि अपराधी गोली चलाए उसके बाद आप गोली चलाओ, लेकिन परिस्थितियां आपको देखनी पड़ेगी। और जैसे ही सीसीटीवी फुटेज में नजर आता है कि उसने एकदम गाड़ी को बाहर घुमाया, उसके जो गैराज का गेट भी टूट गया और फिर एकदम गाड़ी घुमा के खड़ी करी, तो हो सकता है पुलिस को उस समय ऐसा लगाओ कि अब हमारे ऊपर हमला हो सकता है, ये फायर कर सकता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर पुलिस से योगेंद्र जी, मैं दरअसल ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो भी उस टीम को लीड कर रहा होगा उसका मकसद ना सिर्फ कमलेश प्रजापत को पकड़ना होगा बल्कि अपनी पूरी टीम को महफूज रखना भी होगा सर। उसकी जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन साथ ही उस पुलिस अधिकारी की यह जिम्मेदारी है कि शक्ति का ज्यादा प्रयोग न हो जाए जी, ये भी देखना पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस वाले उस समय जो परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने उसमें गोली चलाई है। जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज नजर आता है जी कि उसने एकदम गाड़ी काटी है घुमा करके, तो ऐसी स्थिति में हुआ पो की स्थिति पैदा हो जाती है। और उस स्थिति में आप देखेंगे कि फायर होना स्वाभाविक है, फायर हो जाता है, लेकिन फिर भी पुलिस को सावधानी बरतनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे फाइनल कमेंट लेना है। योगेंद्र जोशी जी, एक लाइन में मुझे बताइए, क्योंकि इस तरीके की जो जांच होती है सीबीआई को क्या टाइम बाउंड किया जा सकता है कि आप इतने दिन में कर दीजिए ताकि पुलिस भी अगर दोषी है तो सलाखों के पीछे जाए, नहीं है तो अपना काम बेहतर तरीके से आगे करती रहे। ऐसा ना होना कि 10-10 साल तक पुलिस भी चक्कर ही काटती रहे। देखिए, टाइम बाउंड तो हो नहीं सकता क्योंकि सीबीआई के एक्ट में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि इतने समय में ये कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, आशुतोष जी फाइनल कमेंट सर। देखिए विजेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पिछले दिनों आपने बताया कि 1200 करीबन केस सीबीआई के पास हैं, ऐसा भी राजस्थान में हुआ है कि कुछ मामले देने का राज्य सरकार ने फैसला किया लेकिन सीबीआई ने मना कर दिया कि हम जांच नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें ये हो सकता है सीबीआई मना भी कर सकती है। तो ये अभी देखना पड़ेगा कि इस मामले की सीबीआई जांच करने के लिए एक्सेप्ट करती भी है या नहीं जी। ऐसा पहले हो चुका है। दूसरा, सीबीआई जांच का कोई भी फैसला होता है तो राज्य सरकार को कोई भी मामला हो यह नीतिगत फैसला करना चाहिए कि सीबीआई का मामला जल्दी से जल्दी सीबीआई को सुपुर्द किया जाए जांच के लिए, क्योंकि 1 महीने 1.5 महीने तक राज्य स्टेट पुलिस जांच करती है और बाद में इस तरह के आरोप लगते हैं कि वहां पर जो है पूरे एविडेंस कलेक्ट नहीं किए गए या उसका कुछ जांच में बाधा आती है जी। तो निष्पक्ष जांच के लिए यह भी जरूरी है कि सीबीआई को जांच हवाले करने के लिए जो फैसला किया जाता है वो जल्दी होना चाहिए और सीबीआई उसको एक्सेप्ट करती है। सर, माफी के साथ में इस वक्त आपको रोकना